राजस्थान में पहले चरण की 12 सीटों के लिए हुआ नामांकन। बीकानेर से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल तो अलवर से भूपेंद्र यादव ने भरा पर्चा। जयपुर शहर से बीजेपी प्रत्याशी मंजू शर्मा ने किया नामांकन दाखिल। बीजेपी प्रत्याशी मंजू शर्मा की नामांकन सभा से मुख्यमंत्री का विपक्ष पर हमला। कहा, चुनाव आते ही झूठ और अफवाह फैलाने का काम करती है कांग्रेस। लोकसभा चुनाव में देश की जनता सिखाएगी सबक। अलवर सीट से बीजेपी प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने की पूजा। नामांकन से पहले जगन्नाथ मंदिर में भगवान से लिया आशीर्वाद। वन मंत्री संजय शर्मा, जिला अध्यक्ष सहित तमाम बीजेपी कार्यकर्ता रहे मौजूद। बारा के बड़गांव में दिन दहाड़े यूको बैंक में लूट। बदमाशों ने 10 लाख रुपए कैश लूटा, 2 हवाई फायर भी किए। नमस्कार, स्वागत है आपका दाफा न्यूज द्वारा प्रस्तुत इंडिया न्यूज राजस्थान के खास कार्यक्रम क्रिकेट प्रेडिक्टा में। आज हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल 2024 का 8वां मुकाबला खेला जाएगा। आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं कल हुए मुकाबले के बारे में। कल चेपॉक के मैदान पर चेन्नई सुपर किंग्स ने इस टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत हासिल करते हुए गुजरात टाइटंस को 63 रन से हराया। इस जीत से सीएसके 4 अंक के साथ पॉइंट्स टेबल के टॉप पर आ गई है। चेन्नई ने सीजन ओपनर में आरसीबी को इसी मैदान पर हराया था। चेपॉक स्टेडियम में 207 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा कर रही गुजरात 20 ओवर में 8 विकेट पर 143 रन ही बना सकी। इससे पहले चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 206 रन बनाए। रचिन रविंद्र 20 बॉल पर 46 रन और शिवम दुबे 23 बॉल पर 51 रन के ने विस्फोटक पारियां खेली, जबकि कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने 36 बॉल पर 46 रन का योगदान दिया। राशिद खान को 2 विकेट मिले। गुजरात की ओर से साई सुदर्शन ने सबसे ज्यादा 37 रन बनाए। रिद्धिमान साहा और डेविड मिलर ने 21-21 रन बनाए। शेष बैटर कुछ खास नहीं कर सके। चेन्नई के लिए दीपक चहार, मुस्तफिजुर रहमान और तुषार देशपांडे ने 2-2 विकेट लिए। अब बात कर लेते हैं आज के मुकाबले के बारे में। हैदराबाद और मुंबई दोनों ही टीमें इस सीजन की पहली जीत की तलाश में हैं। हैदराबाद को कोलकाता नाइट राइडर्स ने ईडन गार्डन्स में हराया था, जबकि मुंबई को गुजरात टाइटंस ने मात दी थी। हैदराबाद और मुंबई के बीच एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। वहीं आंकड़ों की बात करें तो हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। दोनों टीमों का आईपीएल में अभी तक कुल 21 बार आमना सामना हुआ है, जिसमें 12 मैच मुंबई ने जीते हैं, जबकि हैदराबाद की टीम ने 9 मैचों में जीत मिली है। आपको बता दें कि पिछले साल दोनों ही टीमों के बीच 2 मुकाबले खेले गए। इन दोनों मुकाबलों में सनराइजर्स हैदराबाद को हार का सामना करना पड़ा था। मुंबई के खिलाफ हैदराबाद का अब तक का उच्चतम स्कोर 200 है और हैदराबाद के खिलाफ मुंबई का उच्चतम स्कोर 235 है। तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हैदराबाद अपने सपाट विकेटों के लिए काफी मशहूर है। यही कारण है कि यहां पर दोनों पारियों में काफी रन बनते हैं। हालांकि जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है, पिच से धीमी गेंदबाजों को भी मदद मिलने लगती है। खासकर स्पिन गेंदबाजों खेल में अलग ही नजर आने लगता है। यहां पर लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम को ज्यादा मैचों में सफलता मिली है, इसलिए टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद करती है। तो भुवनेश्वर कुमार ने 19 विकेट अब तक लिए। जसप्रीत बुमराह की बात करें तो 16 विकेट उन्होंने लिए हैं। जो व्यक्तिगत पारियों का जिक्र हम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कैमरून ग्रीन 47 बॉल पर 100 रन, डेविड वार्नर 59 बॉल पर 90 रन बना चुके हैं। तो क्या आज सनराइजर्स हैदराबाद को होम ग्राउंड का फायदा मिलेगा?
या फिर बाजी जो है वो मुंबई इंडियंस मार कर ले जाएगी, ये बड़ा सवाल है। तो आज आईपीएल का 8वां मैच है। सनराइजर्स हैदराबाद का सामना जो है वो 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस से होगा। मुकाबला जो है वो हैदराबाद के होम ग्राउंड राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में लगभग 7:30 बजे खेला जाएगा। टॉस जो है वो शाम 7 बजे होगा। दोनों ही टीमों का इस सीजन में ये दूसरा मैच होगा। दोनों की ओपनिंग मैच में हार का सामना करना पड़ा। और इस पर चर्चा करने के लिए आरसीबी के पूर्व क्रिकेटर तन्मय मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तन्मय मिश्रा, आज के मैच को आप कैसे देखते हैं? और मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले मैचों में जो होम ग्राउंड का टीमों को फायदा मिल रहा है, आज किस तरह की उम्मीद आपको लग रही है? क्या सनराइजर्स हैदराबाद को अपने होम ग्राउंड का फायदा मिलेगा? और दूसरा मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, किस तरह की पिच है यहाँ पर? बैटिंग फ्रेंडली पिच रहेगी या फिर बॉलिंग फ्रेंडली पिच आपको नजर आती है? चर्चा कर रहे थे कि बड़ा पाटा विकेट है। शुभमन गिल ने भी यहाँ 200 जड़े हुए थे, तो दोनों के लिए मुश्किलें बहुत बड़ी हैं। अभी देखो, पहला मैच हार गए हैं और जहां तक मेरा समझ है कि सनराइजर्स की टीम मुझे लगती है थोड़ी बैटिंग टीम उनकी ज्यादा सेटल्ड है। और अगर आप मुंबई इंडियंस को देखेंगे तो अभी भी इनके पास 2-3 यंगस्टर हैं, ड्रेवेल ब्रेविस हैं, और देखेंगे तो जिस हिसाब से सनराइजर्स के एक्सपीरियंस है, त्रिपाठी ने बहुत सारे मैचेस खेले हैं, 3-4-5 साल से लगातार खेले आ रहे हैं। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, यहाँ ड्यू फैक्टर है। जब लास्ट मैच मुंबई ने गुजरात के सामने खेला था तो ड्यू बहुत आ रहा था, तो वो भी एक फैक्टर होगा। हालांकि मुझे लगता है कि सनराइजर्स होम टीम और होम एडवांटेज होगी, उनकी बैटिंग काफी स्टेबल है, और मुझे लगता है कि सनराइजर्स के ऊपर मैं इस दाव के साथ जाना चाहूंगा। 200 रन जो बहुत कम देखा जाता है, जो स्कोर बनता है 200, और अगर 200 कोई टीम बना ले तो मुझे लगता है कि चेस करने वाली टीम के लिए वैसे ही मुश्किलें खड़ी हो जाती है, वैसे ही उनके सामने तमाम चैलेंजेस आ जाते हैं। आज को लेकर आपका प्रेडिक्शन क्या कह रहा है? क्योंकि रन यहां पर बनते हैं, हालांकि जैसे जैसे बैटिंग जो है वो लेट तक पहुंचती है, वैसे वैसे रन थोड़ा सा कम हो जाते हैं। तो आज को लेकर आपका क्या प्रेडिक्शन है? कितने रन बनेंगे? और टॉस कितना महत्वपूर्ण है? टॉस अगर कोई टीम जीतती है तो क्या डिसीजन लेना चाहिए? पहले बैटिंग करनी चाहिए या फिर बॉलिंग? जी, टॉस जीत के तो आप पहले बॉलिंग ही करिए, क्योंकि ड्यू फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे ख्याल से, जितना भी मैंने खेला हुआ है। यहाँ क्या होता है कि हम जब खेल रहे थे आरसीबी और डेक्कन चार्जर्स के साथ भी जब मैं खेल रहा था, तो मैंने देखा था कि हमारे बॉलर्स गीले बॉल से प्रैक्टिस करते थे, तो मेरे लिए वो नया था। और तब मेरे को जाके पता पड़ा, जब चेसिंग टीम होती है तो कभी कभी वो 15-14 ओवर के बाद बॉल इतनी गीली हो जाती है कि बड़ा एडवांटेज हो जाता है जो टीम बैटिंग करती है सेकंड। हालांकि मुझे ये भी लगता है कि बुमराह फैक्टर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। बुमराह, मुझे लगता है कि बुमराह के ओवर्स भी, अगर आप देखेंगे, क्लासन जो कि एक बहुत ही बड़े बैट्समैन है सनराइजर्स के लिए, ये जो डुएल है, ये जो मुझे लगता है कि ये कंपटीशन इनमें रहेगा, क्योंकि एक बड़े बल्लेबाज हैं और एक बहुत ही बड़े बॉलर हैं। इनका कंपटीशन देखने लायक रहेगा। मुझे लगता है कि जो टॉस जीतेगा उनको बॉलिंग ही करना चाहिए इस विकेट पे। ठीक है, आप कह रहे हैं जो टॉस जीतता है उसे बॉलिंग करनी चाहिए, यानी कि चेज करना चाहिए उसे। और चेज में तो चेस को लेकर हम जो आंकड़ा कहता है वो ये कहता है कि भाई अगर आप चेस करने जा रहे हैं तो बहुत हद तक ये होता है कि आपके हाथ में है जीत, लेकिन अगर रन ज्यादा बन जाए तो फिर मुश्किलें वहां पर खड़ी हो जाती है, जैसे कि हमने देखा कल। जी बिल्कुल। आप इनके लिए देखो, अभी कैसा, अगर आप देखेंगे कि हाल ही में हार्दिक पांड्या को इन्होंने लाया है गुजरात टाइटन से शिफ्ट करके, तो वहां कप्तानी भी बदली है। बहुत सारे के चर्चे आप देखेंगे अगर सोशल मीडिया पे हुए हैं, तो वो एक कहीं ना एक चर्चे वाली बात हो जाती है। तो जब आप चर्चे ज्यादा हो जाते हैं तो एक अलग तरीके का प्रेशर आ जाता है। हालांकि उसी साइड पे अगर आप देखोगे कि एक वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन कमिंस आए हैं सनराइजर्स पे, और बहुत ही सेटल्ड है ये साइड, तो मुझे नहीं लगता है कि सनराइजर्स को अपने होम ग्राउंड पे ज्यादा कुछ दिक्कत होगी। सिंपल रखें, पावर प्ले अगर जीत गए
तो बहुत ही मुश्किल होगी मुंबई इंडियंस के लिए। दोनों ही टीम की बात करें तो आपको क्या लग रहा है कि बॉलिंग में कौन सा प्लेयर अच्छी भूमिका निभा सकता है? बुमराह, मुंबई इंडियंस के लिए बुमराह और पीयूष चावला। हम्म। आ, उनकी पिछले सीजन अगर देखेंगे तो अकेले ही अपने कंधों पे उन्होंने, अगर देखेंगे बॉलिंग उनके देखेंगे तो कंधों पे अपने लेके चले थे मुंबई इंडियंस की बॉलिंग लाइनअप को। और मार्को यानसन का पहला गेम जो सनराइजर्स के लिए था इतना अच्छा नहीं था, बट तभी भी आज एक नया विकेट है, एक फ्रेश विकेट है होम ग्राउंड पे। उनकी हाइट, मुझे लगता है कि अगर रोहित को अगर पहले जल्दी आउट कर लेते हैं तो इनके लिए बहुत बड़ा फायदा रहेगा, क्योंकि अभी सूर्य कुमार यादव नहीं है इनकी टीम में। तो इनकी बैटिंग जितनी काबिले तारीफ है अभी, क्योंकि उनके बड़े बैट्समैन हैं। सूर्य कुमार यादव का ना होना क्या कोई कमी खलेगी? जी, उनके आंकड़े, मैं अभी क्या कहूं उनके बारे में। जिस बंदे ने आई थिंक 60 इनिंग्स में इंटरनेशनल क्रिकेट में 400 जड़ दी हैं, और पिछले 3-4 साल से जो हिसाब से उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए बैटिंग की है, उनका बड़ा मेन, बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। और कहीं ना कहीं देखिए 40 रन चाहिए थे मेरे हिसाब से, 48 रन चाहिए थे आई थिंक 36 गेंदों में, जब 7 विकेट था, और वहां से मुंबई इंडियंस हारी है। तो उनका कंट्रीब्यूशन और उनका टीम में होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अभी 14 मैचेस खेलने हैं, सॉरी 13 मैचेस खेलने हैं। तो अभी पता नहीं वो कब फिट होंगे, तो उनकी कमी तो बहुत खलेगी ही उनको। बिल्कुल, सूर्य कुमार यादव की कमी जो है वो शायद खलेगी टीम को। लेकिन अगर हम बात करें दोनों मैचों की, तो लगभग 21 मुकाबले जो है वो अभी तक खेले हैं, जिसमें 9 जो है वो हैदराबाद ने जीते हैं, और साथ ही अगर हम 12 मुकाबलों की बात करें तो मुंबई इंडियंस ने जीते हैं, जो कि 5 बार की चैंपियन टीम रही है। ये आंकड़े आपको किस तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए, आंकड़ों में अगर आप जाएंगे तो पिछले 5 मैच में मुंबई इंडियंस ने 4 बार जीता है और सनराइजर्स ने 1। बट यहाँ आंकड़ों की चर्चे हम कर सकते हैं, बट यहाँ कैसा है कि फ्रेश सीजन है, दोनों टीम एक एक मैच हार रही है, प्रेशर दोनों पे बना हुआ है। बट जहां अगर आप देखेंगे, अगर आप स्क्वाड टू स्क्वाड करेंगे, 11 के 11 मैच करोगे, तो मुझे लगता है कि सनराइजर्स का बैटिंग और बॉलिंग स्लाइटली मोर कंफर्टेबल है, थोड़ा एक सेटल्ड है। जहां की हमने देखा कि अभी भी आप वर्मा और ब्रेविस को हमने देखा पिछले मैच में खेलते हैं, यंगस्टर्स हैं। अभी भी अगर देखेंगे ड्रेवल ब्रेविस ने ज्यादा नहीं, कम से कम 6-7 मैचेस खेले होंगे मुंबई इंडियंस के लिए। तो एक अगर देखा जाएगा तो एक इनएक्सपीरियंस भी कहा जा सकता है। और जब आप इंडिया में मैचेस खेलते हैं, 40-50 हजार लोग का आवाज, शोर शराबा, तो एक अलग ही प्रेशर लेके आता है। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो सनराइजर्स की टीम मुझे ज्यादा सेटल लगती है बैटिंग के मामले में देखेंगे तो। बॉलिंग के मामले में बुमराह ने अगर देखेंगे, आई थिंक 4 ओवर में 13-14 रन दिए थे, तभी भी हार गए। तो अगर सनराइजर्स सिर्फ बुमराह को टैकल कर सकते हैं तो उनके लिए बड़ा ही एडवांटेज रहेगा। लेकिन वहीं अगर हेनरिक क्लासन की बात करें तो 5 नंबर पर वो आते हैं, और दूसरी तरफ हेनरिक क्लासन इस सीजन में की बात करेगा तो टीम में सबसे ज्यादा टॉप रन स्कोरर वो हैं। उनसे आज क्या उम्मीदें लग रही हैं? मुझे लगता है कि उनका एक बैटिंग पोजीशन हम बार बार जिक्र करते आ रहे हैं पिछले 2-2.5 साल में। अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में देखेंगे तो सूर्य कुमार यादव और हेनरिक क्लासन की ही चर्चे हो रहे हैं, जिस हिसाब से वो बैटिंग करते हैं। हालांकि सूर्य कुमार यादव इंडिया के लिए थोड़ा जल्दी आते हैं, बट हेनरिक क्लासन नंबर 5 पे ही खेले रहते हैं। बट उनका स्ट्राइक रेट, जी हाँ, अगर उनके आंकड़े देखेंगे तो रन तो बनाए हैं, बट इस फॉर्मेट में अगर आप देखेंगे तो स्ट्राइक रेट के ज्यादा मायने रहते हैं, और उनके स्ट्राइक रेट ऑफ द चार्ट्स हैं। आई थिंक पिछले 10 गेम में उन्होंने 460 रन के करीब मारा है, बट कम से कम 180 या 200 का स्ट्राइक रेट रख के मारा हुआ है। और उन्होंने एक ऑलमोस्ट लास्ट मैच भी आखिरी में जिता ही दिया था। तो मुझे अभी भी लगता है कि वो एक चर्चा है, कि मुझे लगता है कि वो नंबर 4 पे या पावर प्ले खत्म होने के बाद भी आ सकते हैं, कि ज्यादा इंपैक्ट रहे उनका टीम का। अगर आप टीम बैलेंस भी देखेंगे तो जिस हिसाब से वो तेज गेंदबाजी भी खेलते हैं और स्पिन गेम भी खेलते हैं, बहुत कम ऐसे इंटरनेशनल बैट्समैन हैं जो आके स्पिन डोमिनेट करते हैं अपने देश में। तो मुझे लगता है कि जितनी ज्यादा गेंदें खेलेंगे वो, उनके टीम के लिए उतना बेहतर रहेगा। तो वो एक देखना पड़ेगा कि वो कौन से नंबर पे आते हैं। तो मेरा यही तजुर्बा कहता है कि अगर वो थोड़ा जल्दी बैटिंग करने आए या पावर प्ले के बाद आए तो उनके चांसेस बढ़ जाते हैं, और वो बहुत ही गर्मा गर्म फॉर्म में भी हैं अब। और इसके साथ ही अगर बुमराह को लेकर हम बात करें तो इस सीजन में वो टॉप के विकेट टेकर जो हैं वो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बुमराह से भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं।
अनुभवी पेसर जसप्रीत बुमराह की अगर हम बात करें तो टॉप विकेट टेकर हैं और इसके साथ ही उन्होंने एक मैच में 3 विकेट जो है वो झटके हैं, तो इससे उम्मीदें और ज्यादा उनसे बढ़ जाती है। अगर आप देखेंगे पहले मैच में उनको चौथे ओवर पे बॉलिंग करवाया था और इस मैच में भी मुझे ऐसा लगता है कि वो हेनरिक क्लासन के लिए कम से कम 3 ओवर उनके लिए बचा के रखेंगे। आई थिंक स्ट्रेटेजी उनकी सेम रहेगी मुंबई इंडियंस की कि 1 ओवर पावर प्ले में दे दें। हाँ, अगर उनको विकेट में किया तो शायद एक ऑड ओवर डलवा सकते हैं, बट उनकी काफी ज्यादा गेंदें वो हेनरिक क्लासन के लिए रखेंगे जब वो आएंगे। तो ये एक बैटल है। मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई इंडियंस को पता है कि अगर हम हेनरिक क्लासन को पहले जल्दी आउट कर लेते हैं तो हमारा गेम में बहुत ही बड़ा हाथ हो सकता है। तो एक बैटल होगा और मुझे लगता ही है, मैं कॉन्फिडेंट हूं कि हमें बुमराह देखने को मिलेंगे जैसे हेनरिक क्लासन बैटिंग करने को आएंगे। अब वो कितनी गेंदें रखेंगे, 2 ओवर का स्पेल रखेंगे, 3 ओवर का, मुझे पता नहीं है, बट ये मैं कह सकता हूं कि बुमराह जैसे क्लासन आएंगे बैटिंग करने को तो बुमराह की स्पेल हमें देखने को मिलेगी तुरंत। लेकिन अगर हम दोनों ही टीम के बैटिंग में टॉप ऑर्डर को बात करें तो आप कैसे डिफाइन करना चाहेंगे दोनों ही टीमों के बैटिंग ऑर्डर को, जो टॉप बैटिंग ऑर्डर है जिनसे सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन रहती है, और अगर स्टार्टिंग का बैटिंग ऑर्डर अच्छा करके ले जाता है तो मुझे लगता है कि नीचे वालों को कोई परेशानी होती ही नहीं है। ने एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है यहाँ। अगर आप देखेंगे हार्दिक पांड्या जब गुजरात टाइटंस के कैप्टन थे तो नंबर 4 पे बैटिंग करने आते थे और हमने बहुत सारे चर्चे किए हैं। मैं अभी हाल ही में वही चर्चा कर रहा था कि अगर किसी बैट्समैन ने इतना अच्छा बैटिंग करके ट्रांसफर लेके यहाँ आए हुए हैं तो उनको उसी नंबर पे बैटिंग करना चाहिए, 4-5 पे। उन्होंने टिम डेविड को पहले भेज दिया, फिर एक इम्पैक्ट प्लेयर में ग्रेविस आ गए। तो कहीं ना कहीं ये श्योर नहीं है अपने बैटिंग लाइनअप के बारे में मुंबई इंडियंस। जहां तक आप सनराइजर्स की बात करें तो उनका बड़ा क्लियर था कि शर्मा आ गए इम्पैक्ट प्लेयर में। आपके नंबर 3 पे त्रिपाठी खेलेंगे, पिछले सीजन भी वहीं खेले थे। वो अगर क्लासन नंबर 5 पे आ रहे हैं, मयंक अग्रवाल बैटिंग कर रहे हैं ओपनिंग, तो एक स्टेडी लाइनअप है वर्सेस एन अनस्टेडी लाइनअप, नॉट श्योर। तो वो बड़े मायने रखता है। मुझे अभी भी लगता है कि हार्दिक पांड्या को नंबर 4-5 पे ही बैटिंग करनी चाहिए और जब वो 4-5 पे बैटिंग करेंगे, 2 विकेट चले गए तो वो ईशान किशन या रोहित शर्मा उनके साथ नॉन स्ट्राइकर क्रीज पे रहेंगे और दोनों ही एक्सपीरियंस बैटिंग है, डोमिनेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि सनराइजर्स की बैटिंग ने किया था। हाँ, वो मैच हार गए केकेआर के साथ, बट तभी भी उन्होंने 200 रन मारे। और यहाँ मुंबई की टीम अगर देखा जाएगा तो 160-170 भी नहीं बना पाई थी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपने बैटिंग को लेके, बैटिंग ऑर्डर को लेके मुंबई इंडियंस इतना श्योर नहीं है मिडिल ऑर्डर में कि किसको खेला जाए। अगर वो क्लियर कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हार्दिक पांड्या को नंबर 4 मैच में कैप्टन है वो, उनको कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उनको बैटिंग करनी चाहिए। ये नहीं कि मतलब आखिरी 10 या 12 गेंदों के लिए आना चाहिए। वो पिछले टाइम जब वो पहले मुंबई इंडियंस में थे उनका फिनिशर का रोल था, बट उन्होंने पिछले 2 सीजन में हमने दिखाया है कि वो जिम्मेदारी ले सकते हैं और वो जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए अगर मुंबई इंडियंस को आज जीतना है तो एक टीम, टू आंसर योर क्वेश्चन, एक टीम स्टेबल लाइनअप है बैटिंग की और एक नॉट सो श्योर या स्टेबल नहीं है। तो देखेंगे आज हार्दिक पांड्या कहां बैटिंग करते हैं। वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा मेरे लिए कि हार्दिक पांड्या कहां बैटिंग करते हैं। देखिए, हार्दिक पांड्या की जब हम बात करते हैं तो टीम इंडिया में तो वो ब्रिज की भूमिका निभाते हैं। जहां जब जरूरत होती है वो वहां पर तब नजर आते हैं। लेकिन अब मुंबई इंडियंस के लिए वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं, और क्योंकि कैप्टन भी हैं और एक तरह का प्रेशर भी है उन पर क्योंकि कैप्टन बनकर यहां पर आए हैं, तो आप उसे कैसे देखते हैं? और अगर हम दोनों ही टीम को कंपैरिजन करें तो बैट्समैन किसके पास अच्छे आपको दिखते हैं? देखिए, कोई भी टीम में अगर रोहित शर्मा जैसा बैट्समैन होगा तो वही टीम भारी रहेगी और उनका बड़ा अच्छा फॉर्म रहा है। जहां तक हार्दिक पांड्या की बैटिंग करते हैं, कैप्टनसी की बात करते हैं, उनके ऊपर देखिए कोई भी टीम अगर 5 टाइटल जीती हुई है और उसको आप कैप्टन कर रहे हो तो जो लेगेसी है उसका प्रेशर तो रहेगा ही। आप कहीं भी अगर आप चाय पीने एयरपोर्ट पे बैठ गए या कहीं ना कहीं, आपको पता है हमारे फैंस कितने पैशनेट है, वो आपको रिमाइंड करते ही रहेंगे कि भैया आपसे हमको जीत की उम्मीद है। और जब सूर्य कुमार यादव जैसे प्लेयर आपके पास नहीं है तो उनका भी एक जो होल है वो आपको फिल करना पड़ेगा मिडिल ऑर्डर में। तो उस हिसाब से उनको थोड़ी पहले ही बैटिंग करनी पड़ेगी। अगर आप आंकड़ों की बात करेंगे या बिग गेम मैच विनर्स की बात करेंगे तो रोहित शर्मा या मुंबई इंडियंस
यू विल हैव टू गो विद देम। बट अगर आप अभी करंट सिनारियो की बात कर रहे हैं, अगर आप रोहित शर्मा को हटा दीजिए इस गैप में से, तो आप देखेंगे कि सनराइजर्स के पास भी जो डोमेस्टिक लड़के हैं, त्रिपाठी हो गए, अभिषेक शर्मा हो गए, लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि क्या एक्सपीरियंस के अगेंस्ट जो है वो हम जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, जो यंग जो प्लेयर्स आए हैं, एक एक्सपीरियंस और यंग प्लेयर्स जो हैं, तो उनमें भी क्लैशेस देखने को मिलेगा कि भाई यंग जो जितने भी प्लेयर्स आए हैं वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म, और एक्सपीरियंस तो हालांकि जरूरी है टीम में, और जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं वो अपनी भूमिका निभाते हुए अपनी स्थान को वो फुलफिल करते हुए दिखते हैं, लेकिन जो यंग प्लेयर्स आए हैं वो भी इस वक्त काफी फॉर्म पर चल रहे हैं। जी हाँ, और देखिए यंग प्लेयर्स का गेम है ये माना जाता है, हालांकि मैं ऐसे नहीं मानता हूँ। करंट फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है इस फॉर्मेट में। अगर आप बल्ले पे बॉल अच्छे से मार रहे हो तो करंट फॉर्म इस फॉर्मेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और दोनों साइड में हमने देखा है कि एक साइड ने 200 रन, 210 रन या 208 रन चेस करते हुए हार गई, क्लोज गेम था, और दूसरी साइड ने नहीं किया है। और इंडिया के कैप्टन है रोहित शर्मा, तो जो भी यंगस्टर्स हैं, वर्ल्ड कप अभी 6 हफ्ते बाद ही होने वाले हैं, उसकी सिलेक्शन नहीं हुई है, तो एक और मौका है कि आप यार कप्तान के सामने, इंडियन कप्तान के सामने बैटिंग कर रहे हो, तो इंप्रेस करने का मौका है आपको। तो मुझे नहीं लगता है कि हम सब मोटिवेटेड रहेंगे। यंग प्लेयर्स, ओल्ड प्लेयर्स जो भी हैं, मयंक अग्रवाल है, अभिषेक शर्मा है, त्रिपाठी है, तो बहुत ही सारा मतलब एक उनके सामने आपने मैच विनिंग नॉक खेल ली तो और क्या चाहिए। तो बराबर से ही है, बट मैं तभी भी रोहित शर्मा अगर कोई भी टीम में रहे तो एक वो भी फैक्टर रहने वाला है कि आपके सामने इंडिया टीम का कप्तान है, तो अगर आप इंप्रेस कर सकते हैं तो अपनी अच्छी बैटिंग के साथ इंप्रेस कर सकते हैं। ये एक अच्छा मौका है और एक अच्छा पॉइंट भी आपने कहा। तन्मय, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने। आप कुछ कहना चाहते हैं इस पर? जी नहीं, मैं यही चर्चा करना चाहता। 2 साल पहले तिलक वर्मा ने जब मुंबई इंडियंस में आए थे, उन्होंने इंप्रेस किया था जब इंडिया कैप्टन रोहित शर्मा थे, और उनको मतलब अगर देखेंगे तो हमारा एक कल्चर रहा है कि यंगस्टर्स को हम फास्ट ट्रैक करते ही हैं, और अब सारी क्रिकेट की दुनिया वही कल्चर अपना रही है कि यंगस्टर्स को फास्ट ट्रैक करो जिसमें एबिलिटी दिखती है। तो तिलक वर्मा वैसे ही आए हैं, तो अभिषेक शर्मा उनके पास भी एक चांस है, त्रिपाठी के भी चांस है, और त्रिपाठी तो खेले हुए हैं, तो जो जैसे खेलेगा वो सबकी एक नजर तो वर्ल्ड कप पे रहेगी। और बॉलर्स भी उस हिसाब से देख लीजिए, बॉलर्स भी रहेंगे। अब्दुल समाद है सनराइजर्स की टीम में, तो उनका तो चर्चा हमने किया ही नहीं, कितने लंबे लंबे हिट मारते हैं। तो सबके लिए एक मौका है, तिलक वर्मा के लिए भी मौका है, ईशान किशन के लिए भी मौका है, उनको रन नहीं बना पाए वो, उनके ऊपर भी एक प्रेशर रहेगा रन बनाने के लिए। तो इट्स गोइंग टू बी एन एक्साइटिंग एनकाउंटर टुडे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तन्मय मिश्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। अब देखना होगा कि दोनों ही टीम जो है वो किस तरह से परफॉर्म करती हुई नजर आएंगी। 7:30 बजे हैदराबाद में ये मैच खेला जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।